निशी जी आप ज्वाइन हैं? प्लीज आप रिप्लाई करें, आप ज्वाइन हैं, अपना माइक्रोफोन ऑन करें। तो वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम अपना एक्साइज एक्ट का जो हमारा टॉपिक है एक्साइज एक्ट उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ जुडिशरी में ये एक एक्ट है जिसको कि हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एम आई ऑडिबल? क्या मैं ऑडिबल हूँ? प्लीज रिस्पॉन्स करिए। Yes, sir, audible. ओके ओके, अपना आप कैमरा ऑन कर सकती हैं। ओके, वेल गुड। जस्ट अ सेकंड। तो निशी जी, जैसे कि आज मैं आपको एक्साइज एक्ट की क्लास देने जा रहा हूँ। ये छत्तीसगढ़ जुडिशरी का प्री का एक टॉपिक है। जैसे कि हम जानते हैं कि मेंस में ये टॉपिक है नहीं, और ये एक क्रैश कोर्स है जिसमें कि हम आपको वो सारी चीजें बहुत कम समय में और रिलेवेंट चीजें बताएंगे जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। क्योंकि बेसिक चीजें हैं कि हमारा एग्जाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जो नोट्स मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं आपने उसको प्रिंट करा लिया है, फोटो कॉपी करा ली है? सर लैपटॉप में पीडीएफ है, उससे ही देख के कर रहे हैं। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, मतलब ये कि थोड़ा सा आप मतलब उसे अगर कोऑर्डिनेट कर पाए मेरे नोट से तो बेटर रहेगा। चलिए, तो देखिए जैसा कि छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 में आपको बताने जा रहा हूं। कॉपी और पेन अपने साथ रखिएगा। बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं इसमें। सबसे पहले ये एक्ट नंबर आपका 2 है। ठीक है, इसको जरूर, आपके पास नोट्स है तो भी आप नोट करते चलेंगे। एक्ट नंबर 2 है और इसका ईयर है 1915। ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट आपका प्रियम्बल। प्रियम्बल हमें ये बताता है कि इस एक्ट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और ये एक्ट करता क्या है। ठीक है, इसका यूज क्या है, क्यों इस एक्ट को लाना पड़ा। तो देखिए, इसके दो पर्पज है, कॉन्सोलिडेट एंड अमेंड। अब कॉन्सोलिडेट मतलब होता है इकट्ठा करना। मतलब जो भी कानून एक्साइज एक्ट से जुड़े हुए थे इस एक्ट के आने से पहले, उनको हम इकट्ठा करके उनको एक जगह लेके आएंगे और समय समय पर जो भी उसमें जरूरत होगी उसके हिसाब से हम उसमें क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन करेंगे जिससे कि ये एक्ट एक यूजफुल एक्ट बने और समय के हिसाब से इसका ऑपरेशन कंटिन्यू रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट कि ये डेट ऑफ इन्फोर्समेंट कब हुआ। पहले लिख लीजिए डेट ऑफ इनेक्टमेंट। डेट ऑफ इनेक्टमेंट है इसका 10 अप्रैल 1955, सॉरी 1915। 10 अप्रैल 1915। अब ये 1915 में इसलिए इनेक्ट हुआ क्योंकि ये एक अलग एक्ट नहीं है। जो मध्य प्रदेश में एक्साइज एक्ट ऑलरेडी लागू था उसी में हमने थोड़े से फेर बदल करके छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट को उसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, इसीलिए ये डेट इतनी पुरानी। अब आप लिख लीजिए डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट आपकी है 1 नवंबर 2000। क्योंकि 2000 में ही एमपी और छत्तीसगढ़ अलग अलग हुए हैं, इसलिए डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 1 नवंबर 2000। ठीक है, ये पूरे भारत में लागू है, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका एक्सटेंशन जो है वो होल ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं?
तो टोटल सेक्शन है इसमें 69 एंड टोटल चैप्टर कितने हैं? तो बहुत आसान है आपका। आप देखो टोटल सेक्शन है 69, अगर आप 6 को उल्टा करोगे तो 9 बन जाएगा, और चैप्टर कितने हैं? 9। तो अब आप इससे कभी भूलोगे नहीं। टोटल सेक्शन 69, अगर आप 6 का अपोजिट करोगे तो वो 9 बन जाएगा, और चैप्टर भी इसके हैं 9। अब आप कभी भूलोगे नहीं। तो ये एक बेसिक चीजें थी। अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्साइज एक्ट आखिर आया क्यों, इसका क्यों एक्साइज एक्ट को लाया। मैं इसको रब कर दूं बेटा, आपने ये नोट कर लिया है? ठीक, बहरहाल ये सब मेरे नोट्स में है, लेकिन तब भी अगर आप नोट करते रहेंगे तो थोड़ा सा माइंड एक्टिव रहता है, और कुछ चीजें जो मैं शॉर्ट करके नोट करवाऊंगा, इसलिए नोट करना आवश्यक। अब देखिए, जो यहाँ पे हमने पढ़ा था प्रियम्बल, प्रियम्बल मतलब यहाँ पे था कॉन्सोलिडेट, मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, एंड अमेंड, अमेंड दी लॉ, लॉ कॉमा रिलेटिंग टू, रिलेटिंग टू। अब ऐसे हम बाइफरकेट करते चलेंगे। भाई देखिए, एक्साइज एक्ट मतलब हम जानते हैं कोई भी इंटॉक्सिकेंट, कोई भी मादक पदार्थ जैसे भांग, गांजा, लिकर, बियर, स्प्रिट, ये सब आपके एक्साइज एक्ट में कवर होते हैं। तो इसी का हम क्या करते हैं, इन्हीं चीजों को हम, इन्हीं चीजों से संबंधित कानून को हम कलेक्ट करते हैं और अमेंड करते हैं। अब आप लिख लो कि आप कंसोलिडेट कर रहे हो और अमेंड कर रहे हो लॉ रिलेटिंग टू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, पोल्यूशन मतलब कब्जे में रखना, एंड पोजीशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग, पोजीशन ऑफ लिकर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चर भी करते हो, मैन्युफैक्चर एंड पोजीशन ऑफ लिकर, पोजीशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, पोजीशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। तो ये हमारा प्रियम्बल है। हम इससे जुड़े कानून को इस वजह से पढ़ते हैं कि उनका इंपोर्ट कैसे होगा, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, लिकर को कब्जे में कैसे रखा जाएगा, मैन्युफैक्चर कैसे होगा, पोजीशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रग, इससे जुड़ा हुआ हमारा ये पूरा कानून वर्क करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज में आपका जो डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 में है, इसमें सब सेक्शन 1 है आपका एजेंसी। अब देखिए, मैंने कई बार अपने वीडियो में बोला है, चाहे वो लाइव सेक्शन में जो भी हो, कि डेफिनेशन क्लॉज में आपको एक भी क्लॉज छोड़ना नहीं है, लेकिन समझते हुए पढ़ना है। जैसे कि डेफिनेशन क्लॉज में फर्स्ट है एजेंसी। अब एजेंसी में क्या क्या आता है, तो केवल 3 चीजें। पहला फर्म, जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। दूसरा पार्टनरशिप फर्म 1932, एंड तीसरा प्रोप्राइटरशिप फर्म 3। ये केवल 3 आते हैं, ठीक है। ये मेरे नोट में भी लिखा हुआ है, केवल आपको इतना ही याद करना है। फर्स्ट ए में आपका है बियर। बियर इंक्लूड्स एल, स्टाउट, पोर्टर, अदर फर्मेंटेटेड लिकर। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि आपको यहां पे याद रखना है कि बियर में फर्मेंटेटेड लिकर क्वेश्चन आ सकता है, अनफर्मेंटेटेड या फर्मेंटेटेड, तो आपका आंसर होगा फर्मेंटेटेड लिकर। तो बियर में 4 चीज इंक्लूड होती है, एल, स्टाउट, पोर्टर, अदर फर्मेंटेटेड लिकर। इतना ही आपको याद रखना है, इसमें कोई बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन उठता है वो इसी से उठता है कि सेक्शन 2 की डेफिनेशन क्लॉज सब सेक्शन 1 में क्या दिया है, तो आपका आंसर होगा एजेंसी। 1A में क्या दिया हुआ है, तो बियर। मोस्टली ऐसा ही आता है, लेकिन हम अंदर भी समझते चलेंगे। अब सब सेक्शन 2 आप देखोगे, टू सब सेक्शन 2 में बॉटल। बॉटल मीन सिंपल, जब जैसे आपके यहाँ आप अनाज रखते हो बड़े से ड्रम में, ठीक है, तो जहां आप खाना बनाते हो, तो आप पूरा का पूरा ड्रम तो नहीं ले आते हो, आप क्या करते हो, एक छोटे से फ्लास्क में, छोटे से बर्तन में, उस बड़े ड्रम से अपने छोटे से बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हो और उसको अपने डेली लाइफ में यूज करते हो खाना बनाने के लिए। तो सेम चीज है, बॉटल मीन्स ट्रांसफर ऑफ लिकर, मतलब शराब का ट्रांसफर, मादक पदार्थों का ट्रांसफर फ्रॉम कास्ट। कास्ट मतलब एक बड़ा सा बर्तन आप समझ लो,
ड्रम समझ लो, उससे बॉटल में ट्रांसफर करना, जार में, फ्लास्क में, अदर सिमिलर रिसेप्टिकल, और कुछ नहीं। फॉर पर्पज ऑफ सेल, भाई आप ट्रांसफर कर रहे हो एक बड़े ड्रम से एक छोटे से केन में या बोतल में, जिसमें भी आप कह सकते हो, आपका पर्पस क्या था, हमें सेल करने के लिए हमें ट्रांसफर किया था। और इसमें रीबॉटलिंग मतलब एक बार आपने कर दिया बॉटलिंग, जब आपने पहली बार बड़े ड्रम से छोटे बॉक्स में करा तो बॉटलिंग, उसके बाद जब आप दोबारा कर रहे हो तो उसे कहते हैं रीबॉटलिंग। ठीक है, तो ये चीजें हैं। सेक्शन थर्ड आपका है चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी। तो चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी मीन सिंपल, जो कि राज्य सरकार डिक्लेयर करती है। जिनको भी, जिस अथॉरिटी को भी राज्य सरकार चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी डिक्लेयर करेगी, उसे ही हम चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी कहेंगे। कॉमन ड्रिंकिंग हाउस, कॉमन ड्रिंकिंग हाउस मीन्स क्या होता है, जैसे कि एक जगह बनाई जाती है, एक स्पेसिफाइड प्लेस होता है जहां पर लिकर का कंजम्पशन अलाउ रहता है। लिकर का कंजम्पशन अलाउ रहता है, जैसे कि आप, अब हम सब एडल्ट हैं, हम लोग हाईवे पे जाते हैं, देखते हैं कि बहुत सारी दुकानें होती है, ठंडी बियरी वगैरह वगैरह लिखा रहता है, तो वो उसे कहते हैं हम रिटेल शॉप, उसे कहते हैं रिटेल में। वहां पर आपका कंजम्पशन अलाउड नहीं है, लेकिन लोग वहां पर भी कंज्यूम करते हैं लिकर, जैसा कि हम देखते हैं। तो ये एक अपराध है, इसीलिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कॉमन ड्रिंकिंग हाउस मतलब ड्रिंकिंग लिकर अलाउड फॉर प्रॉफिट और गेन। मतलब देखिए, कोई भी अगर कोई ऐसा स्थान बना रहा है जहां पर आपको वह अलाउ कर रहा है कि आप यहाँ पर लिकर कंज्यूम कर सकते हैं, बियर कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो फ्री में तो कराएगा नहीं। उसका उद्देश्य क्या है कि वो आपको अगर कोई सर्विस दे रहा है तो वो आपसे कोई प्रॉफिट या गेन लेगा। ठीक है, तो कॉमन ड्रिंकिंग हाउस का मतलब यही है। डीनेचर्ड, डीनेचर्ड मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो हमारे लिए कंजम्पशन के लिए अनफिट है, मतलब अगर उसे हम कंज्यूम करेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारी मौत भी हो सकती है। तो डीनेचर्ड मीन अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एक्साइजेबल आर्टिकल, एक्साइजेबल आर्टिकल मतलब जिन पर एक्साइज ड्यूटी लगे, जैसे कि एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, ओपियम मतलब भांग, पॉपी स्ट्रॉ इन क्लॉज 18, ओपियम इन क्लॉज 15 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। तो सिंपल है, एक्साइजेबल आर्टिकल में बेसिकली आपसे ये पूछेगा कि किस क्लॉज में एक्साइजेबल आर्टिकल डिफाइन है, तो आपका सीधा आंसर होगा सेक्शन 2 क्लॉज 6 में। एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटर बिलिंग ड्यूटी में मेनली जो क्वेश्चन उठ सकता है वो ये उठ सकता है, एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटर बिलिंग ड्यूटी बताया गया है मेंशन इन एंट्री 51 लिस्ट 2 एंड 7 शेड्यूल एंड दैट्स इनफ। इससे ज्यादा हमें इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। एक्साइज ऑफिसर में 3 लोग आते हैं, जो कि क्लॉज 7 में हमारा बताया गया है। एक्साइज ऑफिसर में आपका कलेक्टर, एनी ऑफिसर, अदर पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 7, मतलब अंडर सेक्शन 7 में जो भी व्यक्ति, चाहे वो कलेक्टर हो, कोई भी अन्य अधिकारी हो या अदर पर्सन हो, जिसको अपॉइंट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 7। 8 में आते हैं एक्साइज रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम। एक्साइज रेवेन्यू क्या है, अब देखिए, कोई भी जो मादक द्रव्य हमारे यहाँ आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट जो भी हो रहा है, उस पर राज्य सरकार वसूली करती है। वसूली क्यों, क्योंकि भाई उसको टैक्स वसूलना है। तो जो वो टैक्स वसूल रही है ऐसे लेकर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चर होने में, उसे हम कहते हैं एक्साइज रेवेन्यू। एक्साइज रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम ड्यूटी, फी, टैक्स, पेनल्टी, पेमेंट। लेकिन एक चीज याद रखने वाली है, अगर कोई भी फाइन जो कि इम्पोज किया गया है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, मतलब जो हमारे न्यायालय बने हैं इनके द्वारा अगर कोई फाइन इम्पोज किया जा रहा है, तो वो एक्साइज रेवेन्यू का पार्ट नहीं होगा। ये क्वेश्चन बन सकता है, को याद रखिएगा। अब आते हैं हम एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब आप भी जानते हैं कि हमारे राज्य से किसी दूसरे, हमारे राज्य से दूसरे राज्य में अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी ऐसे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग लेकर, वाइन को हम अपने राज्य से दूसरे राज्य में भेज रहे हैं, तो इसे कहते हैं एक्सपोर्ट। 9A होटल, होटल मतलब बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई भी पार्ट जो कि इस्तेमाल हो रहा है किन पर्पजों के लिए, पहला रेजिडेंशियल, दूसरा बिजनेस और तीसरा मॉनेटरी कंसिडरेशन। 10th ओमिटेड है। 11th इंपोर्ट सिंपल सा है, किसी दूसरे राज्य से हमारे राज्य में कोई भी ऐसा आपका इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग या मादक पदार्थ आ रहा है। 11th है में इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो लिकर होगा और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग होगा। बस इतना ही आपको पढ़ते जाना है। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग मींस क्या होता है, वो क्लॉज 12 में क्लियर किया गया है। लीव मतलब पत्ते होते हैं, स्मॉल स्टॉक्स, फ्लावरिंग टॉप जो फूल का ऊपर का जो एरिया होता है, फ्रूटिंग टॉप ये हो गया, ऑफ इंडियन हेम्प प्लांट। हेम्प प्लांट मतलब होता है आपका
भांग जिसे हम कहते हैं, इंक्लूडिंग ऑल फॉर्म, सारे फॉर्म में भांग जो भी होगा, भांग की पत्ती, भांग का फ्लावर, भांग का फल, ये सब इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में आते हैं। कोई भी मिक्सचर विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल, एनी अदर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग विद स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड। तो सिंपल सा है कि कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग जिसको कि राज्य सरकार ने डिक्लेयर किया हुआ है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, उसे हम इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग मानेंगे। लेकिन इसमें एक चीज याद रखने वाली है, जो ड्रग एनडीपीएस एक्ट में आपके बताए गए हैं वो इस इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में इंक्लूड नहीं होंगे, बट नॉट अ नार्कोटिक ड्रग अंडर एनडीपीएस एक्ट। नार्कोटिक ड्रग क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में अक्सर आप देखेंगे एनडीपीएस एक्ट एक कानून है जिसका की ट्रायल चलता है कोर्ट में। तो एनडीपीएस एक्ट में मतलब कुछ ऐसे मादक द्रव्य है जिनका की कंजम्पशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, जैसे कि ब्राउन शुगर, कोकीन एटसेट्रा। तो वो तो आपका बिल्कुल भी एक्साइज एक्ट में भी कहीं अलाउ नहीं है, उनका किसी प्रकार से भी वो फुल्ली प्रोहिबिटेड है। तो ऐसे द्रव्य आपके जो भी एनडीपीएस एक्ट में बताए गए हैं वो यहाँ पर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, अब लिकर मतलब क्या होता है? लिकर मींस इंटॉक्सिकेटिंग लिकर एंड इंक्लूड्स, लिकर मींस इंटॉक्सिकेटिंग लिकर एंड इंक्लूड्स स्पिरिट ऑफ वाइन, ताड़ी, बियर और लिक्विड कंटेन एल्कोहल, या कोई भी सब्सटेंस जिसको कि राज्य सरकार ने आपका डिक्लेयर कर रखा है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। ठीक है, लिकर वेंट्स मैंने आपको बताया 13 में, लिकर वेंट्स मींस रिटेल शॉप, सिंपल सा जो रोड के किनारे होती है जहां पे सेल होता है, लिकर वेंट्स। मैन्युफैक्चर में क्या इंक्लूड होगा? सारा प्रोसेस, नेचुरल आर्टिफिशियल। ये क्वेश्चन है पी का कि मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स व्हाट, एवरी प्रोसेस वेदर नेचुरल आर्टिफिशियल, जिसमें कि और क्या आता है? प्रिपरेशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट, रिडिस्टिलेशन, रेक्टिफिकेशन, फ्लेवरिंग, ब्लेंडिंग, कलरिंग, कलर मिलाना, फ्लेवर मिलाना, रिडिस्टिलेशन मतलब होता है छानना। ठीक है, और इंटॉक्सिकेंट को प्रिपेयर करना, चाहे वो नेचुरल तरीके से हो चाहे वो आर्टिफिशियल तरीके से। प्लेस इंक्लूड्स क्रॉस 15 में है हाउस, बिल्डिंग, शॉप, बूथ, टेंट, इनक्लोजर, स्पेस, वेदर, क्राफ्ट, व्हीकल। एक्सप्रेशन टू सेल इंक्लूड, एक्सप्रेशन टू सेल में सब कुछ आएगा, केवल वे ऑफ गिफ्ट के थ्रू नहीं आएगा। ठीक है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, जहां पर ये कह रहे हैं कि केवल ये नहीं आएगा, ये क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में। सेल ऑफ लिकर मतलब सिंपल सा है भाई, सेल मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ, मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ, आपने मुझे फीस पे करी है, तो कंसिडरेशन हुआ ना। तो सेल ऑफ लिकर मींस ट्रांसफर ऑफ लिकर, लिकर का ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन, पैसे के लिए, सिंपल सा है। कंजम्पशन अदर देन द प्रीमिसेस ऑफ लिकर वेंड, जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया, जहां पर रिटेल शॉप में जहां पर लिकर बेची जाती है वहां पर कभी भी उसका कंजम्पशन अलाउड नहीं होता, बशर्ते लोग कानून नहीं मानते और ऐसा करते हैं। स्प्रिट मतलब वो स्प्रिट जिसमें कि लिकर में क्या हो, एल्कोहल कंटेन करे, ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन, डीनेचर्ड और नॉट, ये इंपॉर्टेंट है। स्प्रिट इंक्लूड्स डीनेचर्ड ए बी, नॉट डीनेचर्ड सी, बोथ या डी, नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होगा कि डीनेचर्ड या नहीं, दोनों ही स्प्रिट में इंक्लूड करते हैं। ताड़ी, ताड़ी देखिए अब ये भी क्वेश्चन बन गया, ताड़ी मींस फर्मेंटेटेड जूस और अनफर्मेंटेटेड जूस, ये क्वेश्चन है, यही सिंपल आएगा। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह विद इन दी स्टेट, राज्य के अंदर, राज्य के बाहर नहीं, राज्य के अंदर। तो ये डेफिनेशन क्लॉज आपका कवर होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं। नो प्रॉब्लम सर। वेरी गुड। देखिए सेक्शन 3 ओमिटेड है, इसको हमें पढ़ना ही नहीं है। हम सेक्शन 4 पे आते हैं कि कंट्री लिकर और फॉरेन लिकर को डिक्लेयर करने की पावर किसे है? कौन डिक्लेयर करेगा कि कोई भी लिकर कंट्री लिकर है या फॉरेन लिकर है? कंट्री लिकर एंड फॉरेन लिकर, ये डिक्लेयर करने की पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। पावर टू डिक्लेयर बाय स्टेट गवर्नमेंट, सिंपल सा, इसमें और कुछ भी याद नहीं करना, आपको याद रखिएगा, ज्यादा हमें डेप्थ नहीं, यही सब क्वेश्चन बनेंगे, बस इसको ही याद रखते चलिए कि कंट्री लिकर और फॉरेन लिकर को डिक्लेयर कौन करेगा? तो राज्य सरकार डिक्लेयर करेगी। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 5 पे, जो कि प्रोवाइड करता है कि रिटेल और होलसेल सेल
कि डिफिनेशन क्या है। तो देखिए, रिटेल सेल और होलसेल सेल, इसको भी कौन डिक्लेयर करेगा, ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपका था सेक्शन नंबर 4, ये आपका है सेक्शन नंबर 5। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक्साइज एक्ट दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। रिटेल सेल एंड होलसेल सेल, पहली बात तो डिक्लेयर कौन करेगा, तो सीधा सा जवाब है स्टेट गवर्नमेंट। तो आप एक वन लाइनर के रूप में भी अपने नोट्स के लिए बना सकती है कि आपको लास्ट टाइम पे ना केवल मेन चीज देखनी हो, तो बस आप इसे देखो और आगे बढ़ो। तो रिटेल सेल और होलसेल सेल राज्य सरकार डिसाइड करेगी, ठीक है। अब रिटेल सेल और होलसेल सेल डिसाइड करने के पीछे एक तरीका होता है, मतलब एक कुछ चीजें होती है जिनको हम कंसीडर करते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, रिटेल सेल को जब हम रिटेल सेल का मेजरमेंट करेंगे कि कितनी सेल को हम रिटेल माने, तो कुछ चीजों का हमें गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ता है। रिटेल सेल, सबसे पहले क्या ध्यान देना पड़ता है कि राज्य रिस्पेक्ट टू स्टेट, कि इस स्टेट में पिछले विगत वर्षों में क्या परसेंटेज रहा है, कितनी आवश्यकता पड़ी है, ठीक है। इस स्टेट को भी देखेंगे या हम देखेंगे स्पेसिफाइड एरिया को, ठीक है। कोई ऐसा स्पेसिफाइड एरिया है जहां पर उत्पादन ज्यादा मांग रहा है, जहां पर डिमांड ज्यादा हो रही है, इन सब चीजों को हम नजर में रखेंगे। परचेजर कैसे हैं, परचेजर कैसे हैं, या कोई स्पेसिफाइड क्लास के परचेजर है, मतलब इन सब चीजों को हमें, या थोड़ा सा एक इन पॉइंट्स को गवर्नमेंट देखती है। किसी भी सेल को रिटेल सेल घोषित करने से पहले इन सब पॉइंट को गवर्नमेंट देखती है। स्पेसिफाइड ओकेजन में कितनी आवश्यकता पड़ती है, स्पेसिफाइड ओकेजन में कितनी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इन सब चीजों को, जो ये पॉइंट्स हैं, इन सब चीजों को कंसीडर करती है आपका एक्साइज डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद वो तय करती है कि ये सेल क्या है, रिटेल सेल। और जो भी सेल, कोई भी सेल क्या करेगी, एक्सीड करेगी। कोई भी सेल अगर एक्सीड करेगी, जो लिमिट इसमें है, मान लो कि ये 10 लीटर की लिमिट थी, ये लिमिट थी 10 लीटर की, लेकिन जो एक लिमिट और आ रही है, वो आ रही है 1000 लीटर की। तो ये जो लिमिट जो एक्सीड कर रही है ना 10 लीटर से 1000 लीटर को, इसको मानेंगे हम रिटेल सेल और इसे मान लेंगे हम होलसेल सेल। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं, मतलब वो क्वांटिटी जो रिटेल सेल को एक्सीड कर जाए वो होलसेल हो जाएगी, और जो क्वांटिटी कम रहेगी वो रिटेल सेल हो जाएगी। डिक्लेयर कौन करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी लिकर, फॉरेन लिकर है या कंट्री लिकर, डिक्लेयर बाय स्टेट गवर्नमेंट। रिटेल सेल, होलसेल सेल डिक्लेयर बाय स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 4, सेक्शन 5। अब बढ़ते हैं हम सेक्शन 6 की तरफ। देखिए, सेक्शन 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बताया गया है सेक्शन 6 में कि जो आपका छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है वो किन किन एक्टों पर अपना प्रभाव नहीं डालेगा, मतलब किन किन एक्टों को वो प्रभावित नहीं करेगा। तो उसमें से पहला एक्ट है आपका सी कस्टम एक्ट 1878। इस पर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट का कोई प्रभाव नहीं है। दूसरा है इंडियन टैरिफ एक्ट 1894। तीसरा है कैंटोनमेंट एक्ट 1910। और इन्हीं एक्ट के अंतर्गत कोई भी नियम या कानून हो। आप ज्वाइन है ना अभी, क्योंकि आपका वीडियो चला गया। ऋषि जी, आप ज्वाइन हैं? आई थिंक वो कुछ कट हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम सेविंग ऑफ इनेक्टमेंट की बात यहां पर कर रहे हैं। सेविंग ऑफ इनेक्टमेंट, सेविंग ऑफ इनेक्टमेंट मतलब ये जो छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है वो हमें यहां पर ये बताता है कि जो
छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है वो इफेक्ट नहीं डालता। किन किन एक्टों पर? तो सी कस्टम एक्ट 1878, इंडियन टैरिफ एक्ट 1894 एंड कैंटोनमेंट एक्ट 1910, और इसके अंतर्गत जो भी नियम है वो भी छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट पर किसी प्रकार से भी प्रभाव नहीं डालते। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका सेक्शन नंबर 7। देखिए सेक्शन नंबर 7 आपका कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड पावर देयर ऑफ, इस्टेब्लिशमेंट एंड पावर देयर ऑफ। इसमें जो बेसिक चीजें हैं वो बताई गई है कि जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट बहुत सारे लोगों का, जैसे कि अपॉइंटमेंट आपका है एक्साइज कमिश्नर का, अपॉइंटमेंट आपका है किसी अन्य व्यक्ति का। तो मैं बोल के बता देता हूँ तो ये सबके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए सेक्शन नंबर 7 बात करते हैं। सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 हमारा बात करता है इस्टेब्लिशमेंट एंड पावर देयर ऑफ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो है वो आपको याद रखना है कि अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट किसका कॉल कर रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन कौन है? तो एनी अदर पर्सन मीन्स वो व्यक्ति जो कलेक्टर से भिन्न है, मतलब वो कलेक्टर नहीं, वो कलेक्टर से भिन्न है, जिसका अपॉइंटमेंट किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे एनी एनी अदर पर्सन में वो व्यक्ति है जो कि कलेक्टर नहीं है, कलेक्टर से भिन्न व्यक्ति है, लेकिन लेकिन उसको जो पावर और ड्यूटीज दी गई है वो कलेक्टर वाली ही दी गई है। ठीक है, जो कि कलेक्टर पर, कलेक्टर को जो अधिरोपित की जाती ड्यूटी वो ही इस व्यक्ति को अधिरोपित की गई है, दी गई है, लेकिन ये व्यक्ति कलेक्टर नहीं है। उसके बाद अब जो ये व्यक्ति है ये वर्क कैसे करेगा? तो ये 3 तरीके से काम कर सकता है। या तो विद द कलेक्टर, कलेक्टर साहब के साथ काम करेगा ये, और उनका सबॉर्डिनेट बन के काम करेगा, और यह सेपरेटली काम करेगा, ना ही उनका सबॉर्डिनेट रहेगा और ना ही उनके साथ काम करेगा, बिल्कुल अलग से काम करेगा। तो ये अन्य व्यक्ति जो कि कलेक्टर नहीं है लेकिन उसको कलेक्टर की पावर और ड्यूटी सौंपी गई है, और वो काम कैसे करेगा? या तो वो कलेक्टर साहब के साथ ही काम कर सकता है मिलकर, या उनका जूनियर बन के, या बिल्कुल ही अलग से काम करेगा। तो ये चीज, तो एक आपका अपॉइंटमेंट हुआ कमिश्नर साहब का जो कि राज्य सरकार ने किया, दूसरा आपका अपॉइंटमेंट हुआ एनी अदर पर्सन का, वो भी राज्य सरकार ने किया। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरा अपॉइंटमेंट, अदर ऑफिसर। अदर ऑफिसर यहाँ पे कौन है? अदर ऑफिसर, अदर ऑफिसर ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इनका भी अपॉइंटमेंट करेगी राज्य सरकार। अदर ऑफिसर का भी आपका जो अपॉइंटमेंट है वो राज्य सरकार कर रही है। अब मैं एक चीज यहाँ पर आप पहले नोट कर लो, फिर मैं कुछ चीजें रब कर लूंगा। नोट कर लिया आपने? ओके, अब मैं केवल इतना छोड़ता हूँ, ऊपर का मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये जो बताया गया है ना कि अदर ऑफिसर ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट, तो जो इनकी ड्यूटी, जो इनकी अदर ऑफिसर ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट की, मैं तो इनकी पावर एंड ड्यूटीज ये और कौन परफॉर्म कर सकता है? ये तो परफॉर्म कर ही सकते हैं ऑलरेडी, क्योंकि इनको अपॉइंट किया गया है, लेकिन इनके सिवा और कौन इन पावर और ड्यूटीज को यूज कर सकता है? तो
ये है आपके दो लोग हैं, दो कैटेगरी हैं। एनी सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट का कोई भी सरकारी नौकर, एंड उसके बाद आपका एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन को भी जो अपॉइंट करे राज्य सरकार, इसको भी अपॉइंट बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब यहां पर हमने ये देख लिया कि साइड में डाल दो, आपका एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट किया स्टेट गवर्नमेंट ने, पहला पॉइंट। दूसरा, अदर पर्सन को जो कि कलेक्टर नहीं था लेकिन कलेक्टर की पावर डिफ्यूज दी गई थी, अपॉइंट किया स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है। तीसरा, एक्स अदर ऑफिसर ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट, इनको भी किया स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां तक हमने समझ लिया कि अपॉइंटमेंट किसका किसने किया। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है सेक्शन 7 के अंदर। पावर है जैसे कि पावर ऑफ डेलीगेशन, पावर ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन की पावर दी गई, किसको दी गई पहले नोट कर लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को। अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट दो तरीके की डेलीगेशन की बात करती है। डेलीगेशन ऑफ फर्स्ट टाइप, डेलीगेशन ऑफ फर्स्ट टाइप, इसमें क्या करती है, डेलीगेशन ऑफ फर्स्ट टाइप में स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी पावर एंड ड्यूटीज को क्या कर देती है, सौंपती है, डेलीगेट करती है, सौंपती है। किसको, एक्साइज चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी को और एक्साइज कमिश्नर को। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की पावर और ड्यूटी है वो सौंप सकती है, किसको सौंप सकती है, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी या एक्साइज कमिश्नर को। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर ड्यूटी को सौंप रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका बताया गया है क्लॉज 4 में। अब हम बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ सेकेंड टाइम, डेलीगेशन ऑफ सेकेंड टाइम। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, परमिट करती है, किसको परमिट करती है, तो ये आपका चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, एक्साइज कमिश्नर एंड कलेक्टर, इनको क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट, इनको परमिशन देती है इन तीनों को, कि आप भी जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पावर और ड्यूटीज को सौंपा था चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी और एक्साइज कमिश्नर को, इसी तरह वो इनको भी परमिशन दे रही है, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर साहब को भी परमिशन दे रही है कि आप भी अपनी पावर क्या कर सकते हैं, सौंप सकते हैं, अपना जो आपके ऊपर भार है उसको आप कम कर सकते हैं, किनको सौंप सकते हैं, तो एनी पर्सन, एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन। अब ये एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन वो व्यक्ति होंगे जिनको की नोटिफाई करेगी राज्य सरकार, जिनको की राज्य सरकार नोटिफाई कर देगी, गैजेट में निकाल देगी कि अब जो चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी या एक्साइज कमिश्नर या कलेक्टर जो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, अब उन सारी पावर का इस्तेमाल आपका ये व्यक्ति करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। अब इसके बाद राज्य सरकार और क्या कर सकती है,
राज्य सरकार कर सकती है विड्रॉवल ऑफ पावर, मतलब सारा कुछ शक्तियां जो भी जिसको भी दी गई है, चाहे वो कलेक्टर हो जो भी हो, सब कुछ राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। ठीक है, क्योंकि जो डीएम वगैरह है, डीएम का अपॉइंटमेंट कौन करता है? आपका सीएम, चीफ मिनिस्टर करते हैं। चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल। तो सारी शक्तियां जो भी दी गई है, चाहे एक्साइज कमिश्नर हो, चीफ गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, अन्य पर्सन, उनको दिया है, सारी सारी पावर दिया है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार जब चाहेगी इन सब लोगों से, फ्रॉम ऑल, सारी पावर विड्रॉ कर सकती है। तो इस सेक्शन में हमने देखा, जो बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं, इस सेक्शन में हमने ये देखा कि अपॉइंटमेंट कौन किसका करेगा। ठीक है, तो इसमें अपॉइंटमेंट आपका करेगा कौन? एक्साइज कमिश्नर का राज्य सरकार, अदर ऑफिसर जो कि कलेक्टर है नहीं लेकिन जिनको कलेक्टर की पावर ड्यूटीज दी गई है, उनका भी राज्य सरकार, और एक्साइज डिपार्टमेंट के अन्य ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट भी राज्य सरकार करेगी। चलिए ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो डेलीगेशन है, मतलब राज्य सरकार के पास पावर है, राज्य सरकार ने ही सबको शक्तियां दी हुई है, राज्य सरकार के पास बहुत ज्यादा वर्क रहता है, तो वो अपने वर्क को कम करने के लिए अपनी शक्तियों को बांट सकती है। तो राज्य सरकार अपनी पावर को डेलीगेट कर सकती है, तो वो किसको करेगी? चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी या एक्साइज कमिश्नर को करेगी। ये भी हमने पढ़ा। इसके बाद हमने देखा कि जो आपकी राज्य सरकार है, वो अपनी शक्ति तो बांट ही सकती है लेकिन परमिशन भी दे सकती है। किसको? एक्साइज कमिश्नर को, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी को, या आपके तीसरा व्यक्ति मैंने बताया था कलेक्टर को, कि आप भी अपनी पावर बांट दें, आप भी सारा वर्कलोड अपने ऊपर ना लो, आप भी अपने सबॉर्डिनेट को कुछ ड्यूटीज वगैरह दे दो जिससे कि आपका लोड कम हो जाए। तो ये तीनों भी अपनी पावर को डेलीगेशन कर सकते हैं, बशर्ते परमिशन राज्य सरकार की होनी चाहिए। चलिए, ये भी ठीक, ये भी हमने समझा। उसके बाद हमने देखा कि राज्य सरकार पावर का विड्रॉ भी कर सकती है सारे अधिकारियों से। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारा सेक्शन नंबर 7 कंप्लीट करता है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 7A, जो बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड। जैसे कि आपने कभी नकल करी है क्लास 12 में? अच्छा, कभी नहीं करी। चलिए, बहुत अच्छा, हमने भी कभी नकल नहीं करी। लेकिन नकल ना होने पाए इसके लिए हमने बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि उड़न दस्ता होता है, जो कि ऐसे महान जो क्रांतिकारी है, एग्जाम टाइम में जो क्रांति लाने की कोशिश करते हैं, उनको पकड़ के ले जाता है। तो ऐसे ही अगर कोई भी व्यक्ति जो कि एक्साइज एक्ट के कानून का उल्लंघन कर रहा हो, या जो कि रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है इन सब चीजों से, उसमें घपलेबाजी कर रहा हो, मतलब एक्साइज रेवेन्यू को छिपा रहा हो, गवर्नमेंट को प्रॉपर शो ना हो पा रहा हो, या वो एक्साइज एक्ट के किन्हीं भी प्रावधानों का कंट्रोवेंशन कर रहा हो, उनको तोड़ रहा हो, इसलिए फ्लाइंग स्क्वाड का गठन होता है। इसका भी गठन करती है राज्य सरकार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री का। फ्लाइंग स्क्वाड का गठन राज्य सरकार। फ्लाइंग स्क्वाड बनाई क्यों गई? कारण क्या था? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन वो करेगी किस चीज का? तो एवेशन ऑफ एक्साइज रेवेन्यू। यदि कोई एक्साइज रेवेन्यू को छुपा रहा है, प्रॉपर पे नहीं कर रहा है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या अगर कोई नियम कानून को तोड़ रहा है उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। दो चीज। अब फ्लाइंग स्क्वाड अपना जो काम है वो किस इलाके में करेगी? तो जुरिस्डिक्शन कहते हैं जहां पर वो अपना काम करेगी। जुरिस्डिक्शन भी कौन तय करेगा? राज्य सरकार। चलिए, जुरिस्डिक्शन भी हो गया। अब आते हैं कि फ्लाइंग स्क्वाड में कौन कौन से लोग होते हैं जो वर्क करते हैं। तो एक्साइज ऑफिसर और अदर पर्सन जो कि समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट हो। देखिए, अगर आप वन लाइनर बनाते चलेंगे ना, तो लास्ट में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीजों का। वैसे तो मैं आपको बनवा ही दिया हूँ यहाँ पे, लेकिन कोशिश करिए, नोट्स तो है ही, नोट्स को भी और शॉर्ट कर लिया जाए, और शॉर्ट जितना भी हो सके। 10 पन्नों को 2 पन्नों में सिमट जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतना समय नहीं रहता कि हम पूरे पूरे नोट को पढ़ें। तो मेरा तो आपसे ये कहना है कि जो मेरे द्वारा भी दिए गए हैं उसको भी छोटा करते चलो आप। अब जैसे इसमें 7A है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड। चलिए, अब देखिए, मैं मोटे मोटे के लिए आप लिख दे रहा हूँ। एस्टेब्लिशमेंट, जो कि आपको याद रखना है, एस्टेब्लिशमेंट बाई स्टेट गवर्नमेंट, डिटर्मिनेशन
ऑफ jurisdiction by state government, composition flying squad by state government. इतना चीजें। अब जो कंपोजिशन मतलब फ्लाइंग स्क्वाड में होगा कौन कौन, तो सिंपल सा आप लिख सकते हो, एक्साइज ऑफिसर्स होंगे, एक्साइज ऑफिसर्स, अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सिंपल, और कुछ है नहीं। अब ऐसे फ्लाइंग स्क्वाड की पावर्स क्या होंगी, तो वही पावर्स होगी ऑफिसर को, वही पावर्स होगी जो कि सेक्शन 7 में दी गई है। एस्टैब्लिशमेंट राज्य सरकार करेगी, जुरिस्डिक्शन कहाँ काम करेगी, स्क्वाड कितने एरिया में काम करेगी वो भी राज्य सरकार तय करेगी, कौन कौन से मेंबर्स होंगे वो भी राज्य सरकार तय करेगी, और समय समय पर उनका अपॉइंटमेंट करती रहेगी। पावर्स कौन सी होंगी, जो कि सेक्शन 7 में एक्साइज एक्ट की दी गई है, वही सारी पावर्स इनकी होंगी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 8 पे। जहां भी आपको क्लियरिटी ना हो आप तुरंत पूछिएगा। जी सर। ओके, थैंक यू। चलिए अब आते हैं सेक्शन नंबर 8 पे। सेक्शन नंबर 8 हमारा बात करता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट। अब देखिए प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से पाबंदी, जैसे कि आप एग्जाम नहीं दे सकते, ये बिल्कुल तरीके से आपको पाबंदी है कि आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। और एक होता है रिस्ट्रिक्शन, एक वर्ड होता है प्रोहिबिशन जो कि सेक्शन 8 में बोला गया है, और एक वर्ड होता है सेक्शन 9, सेक्शन 9 में बोला गया है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में बहुत फर्क है। प्रोहिबिशन मतलब पूरी तरीके से आप पर रोक लगा दी गई है, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है इसमें पूरी तरीके से रोक नहीं लगा। जैसा कि मैं आपसे बोल दूं कि अगर आप एग्जाम देंगे 10:05 तक सेंटर पे नहीं आए तो आपको एग्जाम में एंट्री नहीं मिलेगी, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन। नकल करते हुए पाए जाने पे आपको गोल्ड मेडल दिया जाएगा, वो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो इस तरीके की पाबंदी है वो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन अगर पूरी तरीके से ही आपको रोक दिया जाए, आप एग्जाम दे ही नहीं सकते, वो प्रोहिबिशन हो गया। समय पे ना आने पे आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, आप पेजर यूज नहीं कर सकते, आप किसी तरीके के डॉक्यूमेंट लेके नहीं बैठ सकते, वो रिस्ट्रिक्शन है। चलिए, ये तो मैंने आपको प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन का मतलब यहाँ पे बताया, क्योंकि सेक्शन 9 में अब रिस्ट्रिक्शन की बात होगी इसके बाद, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे प्रोहिबिशन मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट पर प्रोहिबिशन लगाता कौन है, मेन क्वेश्चन। प्रोहिबिशन बाई स्टेट गवर्नमेंट, जो पाबंदी लगाएगी वो भी राज्य सरकारी पाबंदी लगाएगी, ये क्वेश्चन। अब प्रोहिबिशन लगेगा कहाँ का, कहाँ कहाँ प्रोहिबिशन लगा सकती है राज्य सरकार, तो राज्य सरकार पूरे राज्य में, चाहे तो पूरे राज्य में या स्पेसिफाइड एरिया में। भाई जैसे कि मैं प्रयागराज में निवास करता हूं, तो या तो पूरे प्रयागराज में ही बंदी लगा दे कि कोई, अब प्रयागराज में आज के बाद पूरे राज्य में, यूपी में ना तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट नहीं होगा किसी भी मादक द्रव्य, एक कंडीशन ये। दूसरा कह दे कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में अब इन चीजों का कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो इन दो तरीकों से प्रोहिबिशन लग सकता है। चलिए, अब प्रोहिबिशन लगेगा किसका, किसके ऊपर लगना है, एनी इंटॉक्सिकेंट, हर तरीके के मादक द्रव्य के खिलाफ, एनी इंटॉक्सिकेंट। चलिए, अब एक सेक्शन 8 में स्टेट गवर्नमेंट एक काम और करती है, जो आपका महुआ है, आपने भी सुना होगा, या कोई भी ऐसा बेस जिससे कि हम शराब का उत्पादन कर सकते हैं, शराब का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उस पर भी कंट्रोल लगाना। इस पे भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नियम कानून अपने बना सकती है, ला सकती है और कंट्रोल कर सकती है। ये सेक्शन नंबर 8।
अब मैं आपको बताता हूं सेक्शन नंबर 9। थोड़ा सा आगे कोई बात नहीं। हाँ चलिए, सेक्शन नंबर 9 बात करता है हमारे रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। अब देखिए सिंपल सा है, इसका मैं आपको बहुत आसानी से हिंदी बता दे रहा हूँ। कोई भी मादक द्रव्य मतलब कोई भी इंटॉक्सिकेंट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट अगर राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी है तो वो विदाउट ड्यूटी या ड्यूटी के लिए बॉन्ड फर्निश किए बिना राज्य में नहीं आ पाएगा। मतलब विदाउट सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नो इंटॉक्सिकेंट शैल बी इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड और ट्रांसपोर्टेड एक्सेप्ट अपॉन द पेमेंट ऑफ ड्यूटी और फर्निशिंग बॉन्ड फॉर सच ड्यूटी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि राज्य सरकार कुछ चीजों को अलाउ कर देती है विदाउट किसी ड्यूटी वगैरह की, तो वहां पर तो ठीक है, लेकिन अगर अलाउ नहीं किया गया है तो आप कोई भी ऐसा इंटॉक्सिकेंट विदाउट ऐसी ड्यूटी पे किए बिना या ड्यूटी पे करने के लिए बॉन्ड फर्निश किए बिना आप किसी भी ऐसे इंटॉक्सिकेंट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सेक्शन नंबर 9 केवल इतना ही बोलता है, ठीक है। बॉन्ड फर्निश का मतलब क्या है, जैसे या तो आप ड्यूटी का पेमेंट कर दो या आपके पास उस समय मान लीजिए पैसा नहीं है, आप क्या कर सकते हो एक बॉन्ड भर के दे सकते हो कि सर मैं इतने इतने अमाउंट का पेमेंट भविष्य में कर दूंगा, तब जाके आपका अलाउ होगा कि ठीक है अब आप किसी भी इंटॉक्सिकेंट को इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो या ट्रांसपोर्ट करो। ये सेक्शन 9 हमारा क्लियर करता है। अब सेक्शन नंबर 10 आपका बात करता है पास की, रिक्वायरमेंट ऑफ पास फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। अब देखिए क्या होता है, पास की आवश्यकता कहां पड़ती है। एक तो हो गया कि एक्साइज एक्ट में ये निर्धारित कर दिया गया है कि 10 लीटर लेकर आप राज्य में ला सकते हो विदाउट पास। फॉर एग्जाम्पल 10 लीटर लेकर आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट कर सकते हो विदाउट किसी पास की, इतना कितनी क्वांटिटी अलाउड है कोई भी। लेकिन अगर आप 10 लीटर की जगह लेना चाहते हो 20 लीटर, क्या आप इंपोर्ट करना चाहते हो एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी अब किस चीज की, पास की। पास की आवश्यकता आपको पड़ेगी एक्सेप्ट अंडर पास इश्यूड और डीम टू बी इश्यूड, ठीक है। तो केवल आपका सेक्शन 10 इतना ही बोल रहा है कि जो क्वांटिटी आपको एक्साइज एक्ट में जनरली अलाउ की गई है उसके लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब वो क्वांटिटी एक्सीड करेगी तब आपको पास की आवश्यकता होती है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 हमारे में क्लेरिफाई करता है, वो कहता है पासेस फॉर ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यहां हमने बात की पास। अब हम क्या है, अब हम कब क्या है, अब हम आपको बता रहे हैं कि ये पास जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा कौन, पास आपको ग्रांट करेगा कौन। तो ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में पक्का पूछा जा सकता है, इसको ध्यान जरूर दीजिए। क्वेश्चन है हु मे इशू दी पास फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। कौन पास इशू कर सकता है, तो इसका आंसर बनता है दो लोग कर सकते हैं, एक तो आपका कलेक्टर साहब और दूसरा आपका एक्साइज कमिश्नर साहब। ये दो लोग हैं जो पास को इशू कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों ही पास को इशू कर सकते हैं तो मतलब क्या है, यहाँ पे कोई एक ही व्यक्ति कर दिया होता, दोनों की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि इन जनरल कंडीशन जब किसी, या मैं यहां लिख देता हूं, जब किसी स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंटॉक्सिकेंट की बात नहीं होगी, इंटॉक्सिकेंट की
बात नहीं होगी। जब किसी स्पेसिफिक इंटॉक्सिकेंट की बात नहीं होगी तो कलेक्टर साहब पास इशू कर देंगे। इन जनरल कंडीशन में कलेक्टर साहब पास इशू करेंगे। और यदि किसी ऐसे इंटॉक्सिकेंट की बात है जिसका जिसके पास के बारे में डिसीजन लेना है केवल कमिश्नर साहब को, जैसे मान लीजिए भांग की बात हो गई कि भांग की एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ट्रांसपोर्ट जो भी होगा और जो भी पास इशू किया जाएगा वो करेंगे आपके एक्साइज कमिश्नर। तो स्पेसिफिक कंडीशन में केवल एक्साइज कमिश्नर और इन जनरल कंडीशन में आपके कलेक्टर साहब। ये चीजें आपकी क्लियर है, इसमें 11th में और कुछ आपका नहीं। हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन नंबर 12 की तरफ। 12 आई थिंक जस्ट अ सेकंड में क्लियर करूं। हाँ जी आगे सेक्शन नंबर 12 में रिप्रेजेंट क्या मैं नोट्स में नहीं लिखा। अच्छा 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 सेक्शन नंबर 12 लिखा हुआ है तो आगे। सेक्शन नंबर 12 में केवल यही है कि कोई भी पास जो कि इशू किया जाएगा अन्य अथॉरिटी के थ्रू रिगार्डिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट, ये माना जाएगा कि वो एक्साइज एक्ट के थ्रू ही ग्रांट किया जा रहा है। ये मैं आपको बता देता हूँ, इसको ज्यादा कुछ भी नहीं। देखिए सेक्शन 12 में ये बोला गया है कि passes issued by other authorities may be deemed passes granted under this act. The excise commissioner may by general or special order direct, मतलब एक्साइज कमिश्नर यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे इंपोज, उन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए जो कि एक्साइज कमिश्नर लगाएंगे। दैट अ पास ग्रांटेड बाय एनी अथॉरिटी इन इंडिया, मतलब भारत में कोई भी अथॉरिटी जो कि क्या कर रही है पास को इशू कर रही है, ये माना जाएगा वो पास इशू हो रहा है उन किसी भी पर्पस के लिए जो कि एक्साइज एक्ट में बताया गया है। अब एक्साइज एक्ट में पास क्यों बताया गया है, बहुत सिंपल सा भी हमने पढ़ा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट के लिए पास इशू होता है, या तो कलेक्टर साहब इशू करते हैं या तो एक्साइज कमिश्नर। इन जनरल कंडीशन में कलेक्टर साहब इशू करते हैं, लेकिन उन कंडीशंस में जहां की कोई स्पेसिफिक इंटॉक्सिकेंट की बात हो रही है जिसका पास केवल और केवल एक्साइज कमिश्नर के थ्रू ही होना है, वहां पर आपके एक्साइज कमिश्नर पास को इशू करेंगे। ठीक है। अब 12th में ये बताया गया, सेक्शन नंबर 12 में आपका ये बताया गया है कि जो एक्साइज कमिश्नर साहब हैं वो जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर के तहत ये बोल सकते हैं, और वो कंडीशन जो एक्साइज कमिश्नर साहब लगा देंगे, कहते हैं कि कोई भी पास जो ऐसा पास जो इस एक्साइज एक्ट के इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है, अगर कोई अन्य अथॉरिटी इशू करती है भारत में तो माना जाएगा कि वो इसी पर्पस के लिए इशू किया गया था, फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट अंडर एक्साइज एक्ट। तो ये आपका सेक्शन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 13 की। देखिए अगर आप ध्यान दें चीजें आपको याद होती रहेंगी, जैसे कि सेक्शन नंबर 11 सेक्शन नंबर 12 किससे जुड़ा हुआ था, पासेस से। ठीक है, सेक्शन नंबर 11 में बताया गया कि अगर एक नॉर्मल क्वांटिटी है जनरल क्वांटिटी है तो पास की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर क्वांटिटी एक्सीड करेंगे उस केस में आपको पास की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, 12th में बताया गया पास कौन इशू कर सकता है, तो पास आपके इशू कौन करेंगे, या तो एक्साइज कमिश्नर साहब इशू करेंगे या तो आपके कलेक्टर साहब इशू करेंगे। किस किस कंडीशन में वो बता दिया गया। 13 आपका बात कर रहा है लाइसेंस की। लाइसेंस जैसे आप जानते हैं बाइक चलाने का लाइसेंस, गन रखने का लाइसेंस, बहुत तरीके के लाइसेंस आपके होते हैं। तो लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर, अब यहाँ पे 13th में लाइसेंस रिक्वायर्ड हो रहा है किस लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, बनाने के लिए, निर्माण के लिए, एटसेट्रा ऑफ इंटॉक्सिकेंट। मतलब यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चर, कलेक्शन, कल्टीवेशन, ड्रॉइंग, सेल, कंस्ट्रक्शन, यूज, हीट, पोजेशन, इन सब के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। अब देखिए
यहाँ पर कोई भी इंटॉक्सिकेंट, यहाँ पर कोई भी इंटॉक्सिकेंट, नो इंटॉक्सिकेंट क्या होगा, मैन्युफैक्चर्ड। किसी भी इंटॉक्सिकेंट को ना आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ना ही उसका कलेक्शन कर सकते हो। किसी भी हेम्प यानी भांग को ना आप बो सकते हो, कल्टीवेशन होता है बोना। ताड़ी को आप बो नहीं सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो। लिकर को आप बोतल में नहीं कर सकते सेल के लिए, बॉटल्ड फॉर सेल नहीं कर सकते। कोई भी डिस्टिलरी, ब्रिवरी जहां पर ऐसा काम होता है डिस्टिलेशन का, रिडिस्टिलेशन का, उसका आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। किसी भी मटेरियल, यूटेंसिल, स्टिल, इंप्लीमेंट्स, एपरेटस, इसको आप अपने पास रख नहीं सकते हो जब तक कि आपके पास क्या ना हो, लाइसेंस ना हो। तो बहुत सरल भाषा में, कोई भी इंटॉक्सिकेंट, हैम्प, ताड़ी, लिकर, डिस्टिलरी, ब्रिवरी या कोई भी यूटेंसिल्स, ना तो आप मैन्युफैक्चर कर पाओगे, ना कलेक्शन कर पाओगे, ना कल्टीवेशन कर पाओगे, ना आप उसको बॉटलिंग कर पाओगे, ना ही कोई भी ऐसी बिल्डिंग जहां पर डिस्टिलेशन, रीडिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, फ्लेवरिंग, ब्लेंडिंग का प्रोसेस होता है, बना भी नहीं पाओगे यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है। ठीक है, चलिए अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बाय नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर कर सकती है कि प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन नॉट अप्लाइंग एरिया स्पेसिफाइड टू। देखिए, राज्य सरकार ने कुछ एरिया डिसाइड किया हुआ है जहां पर आप ताड़ी के पौधे को लगा सकते हो और ताड़ी को ड्रॉप यानी तोड़ सकते हो। वो एक स्पेसिफाइड एरिया है जो कि राज्य सरकार ने किया होता है, नोटिफाई करती है, पेपर में भी आता है। तो उन जगहों पर ऐसे लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। ये ध्यान से सुनिएगा, जहां पर भी राज्य सरकार ने कोई ऐसा स्पेसिफाइड एरिया डिक्लेयर किया हुआ है जहां पर आप ताड़ी के पौधे को लगा सकते हो और ताड़ी तोड़ सकते हो, तो वहां पर आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन नॉट अप्लाई एरिया स्पेसिफाइड टू मैन्युफैक्चर ऑफ लिकर फॉर होम कंजम्पशन। मतलब अगर आप लिकर मैन्युफैक्चर कर रहे हो लेकिन होम कंजम्पशन के लिए, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। केवल होम कंजम्पशन लिखा है, याद रखिएगा। अगर आप अपने घर में बना बना के सेल करने लगे तो आप एक्यूज हो जाएंगे, आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है वगैरह वगैरह। लेकिन राज्य सरकार ने नोटिफाई किया है, डिक्लेयर किया है कि इस प्रोविजन, इस धारा के प्रावधान उन जगहों पर अप्लाई नहीं होंगे जहां पर लिकर का मैन्युफैक्चर हो रहा है होम कंजम्पशन के लिए, तो वहां भी आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। जहां पर एरिया स्पेसिफाइड किया गया है कि उन एरिया में ताड़ी के पौधे आप लगा सकते हो या तोड़ सकते हो, वहां भी आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। अन्य जगहों पर आपको लाइसेंस की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। सेक्शन नंबर 14 लिख लीजिए, एस्टैब्लिशमेंट और लाइसेंसिंग ऑफ डिस्टिलरीज एंड वेयर हाउसेस। डिस्टिलरीज एंड वेयर हाउसेस क्या है भाई, जहां पर आपके ये लिकर, ताड़ी वगैरह वगैरह बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है, वेयर हाउस जहां पर बना बना के स्टॉक को रखा जाता है, वहां से रिटेल शॉप पे, वहां से आपके होलसेल शॉप पे सप्लाई होती है। तो उनका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कौन करेगा, तो देखिए, एक्साइज कमिश्नर, ये लिखने वाली बात है। एक्साइज कमिश्नर में इस्टेब्लिश, एक्साइज कमिश्नर इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या, डिस्टिलरी फॉर स्पिरिट मैन्युफैक्चरिंग। इतना ही समझिए, सिंपल छोटा। एक्साइज कमिश्नर इस्टेब्लिश कर सकते हैं डिस्टिलरी, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं डिस्टिलरी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको भी आसान हो जाएगा। देखिए, जितने कम शब्दों में समझा जाए ना उतना अच्छा है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिलरी, पॉइंट, डिसकंटिन्यू ऑफ डिस्टिलरी, लाइसेंस regarding construction and working, establish of warehouse
लाइसेंस ऑफ वेयर हाउस डिसकंटिन्यू, बोर्ड आपको दिख रहा है प्रॉपर, डिसकंटिन्यू ऑफ वेयर हाउस। तो देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिलरी, डिसकंटिन्यू ऑफ डिस्टिलरी, लाइसेंस रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, लाइसेंस चाहिए कंस्ट्रक्शन करने का, वर्किंग करने का। इस्टेब्लिश ऑफ वेयर हाउस, लाइसेंस ऑफ वेयर हाउस, डिसकंटिन्यू ऑफ वेयर हाउस, सिंपल सा एक्साइज कमिश्नर। एक जवाब, सिंपल सा एक्साइज कमिश्नर। आप चाहो तो इसे नोट कर लो, अगर नोट करना चाहो तो। जी बताइए। आपकी आवाज मेरे पास आई नहीं, आप दोबारा बोल सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक शायद आपके नेट में दिक्कत हो रही है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन रिमूवल फ्रॉम डिस्टिलरी और प्लेस ऑफ स्टोरेज, मतलब जहां पर हम स्टोरेज करते हैं ऐसे इंटॉक्सिकेंट को, ठीक है, जहां पर हम स्टोरेज करते हैं, जैसे कि आपका लिकर हो गया, बियर हो गया, वाइन हो गई, ताड़ी हो गई, इसका हम करते हैं स्टोरेज, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ ड्यूटी आप क्या करोगे, जब भी आप ऐसे वेयर हाउस से, ऐसे डिस्टिलरी से, जब भी आप क्या करोगे, ऐसे प्रोडक्ट को बाहर ले जाओगे। जैसे आपने वेयर हाउस में रखा हुआ है, 100 लीटर वाइन मैन्युफैक्चर होकर वेयर हाउस में रखी है। अब आपको उन वाइन को कहाँ पहुंचाना है, रिटेल शॉप पे पहुंचाना है, होलसेल शॉप पे पहुंचाना है। तो आप तब तक नहीं पहुंचा पाओगे जब तक आप ड्यूटी पे नहीं कर देते। विदाउट सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, नो इंटॉक्सिकेंट शैल रिमूव फ्रॉम डिस्टिलरी, ब्रूअरी, warehouse, other place of storage unless duty paid or bond has been executed। जब तक राज्य सरकार की सहमति नहीं होगी, किसी भी मादक द्रव्य को आप डिस्टिलरी या वेयर हाउस से बाहर नहीं ला सकते, जब तक कि आपने ड्यूटी पे ना कर दी हो या ड्यूटी पे करने के लिए बॉन्ड फर्निश ना कर दिया हो। ये सेक्शन नंबर 15 है आपका, ठीक है। इसकी आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी, आप परेशान मत होइएगा, आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 15 तक हमने अभी किया है। अब सेक्शन नंबर 16 पे हम आते हैं। सेक्शन नंबर 16 बात करता है पोजेशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट जनरली। पोजेशन मतलब कब्जे में रखना इंटॉक्सिकेंट को। तो चलिए अब इसको देखते हैं। सब सेक्शन 1, लिमिट ऑफ क्वांटिटी फॉर पोजेशन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट। भाई कितनी लिमिट, कितनी क्वांटिटी कौन रख सकता है, इसका निर्धारण करती है आपकी राज्य सरकार, प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो सिंपल सा है, कितनी क्वांटिटी आप रख सकते हो इंटॉक्सिकेंट की, कौन डिक्लेयर करेगा, कौन प्रिस्क्राइब करेगा, राज्य सरकार। एक चीज और ध्यान रखने वाली है, डिफरेंट लिमिट फॉर डिफरेंट क्वालिटी। भाई भांग भी कई प्रकार की होती है, लिकर भी कई क्वालिटी की होती है, तो अलग अलग क्वालिटी की अलग अलग क्वांटिटी राज्य सरकार प्रिस्क्राइब करती है, ठीक है। No possession of any intoxicant in excess of limit except under authority and terms and condition of license, pass or permit। भाई बहुत सीधी सी बात है कि आप एक लिमिट तक ही रख सकते हो इन जनरल कंडीशन, लेकिन अगर आपको लिमिट क्रॉस करनी है, लिमिट एक्सीड करनी है, तो आप नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है, पास नहीं है, परमिट नहीं है। किस चीज के लिए, मैन्युफैक्चर, कल्टीवेशन, कलेक्शन, सेल, सप्लाई। एक जनरल कंडीशन में आप एक लिमिट तक कर सकते हो, लेकिन अगर एक्सीड करना है इस लिमिट को, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग का, कल्टीवेशन का, कलेक्शन का। इसी तरह एक जनरल लिमिट तक आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लिमिट एक्सीड करना है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपको क्या चाहिए, पास। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था 11th और 12th में, पास क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में कर सकते हो, एक्सीड करोगे
पास आपको लेना पड़ेगा। ग्रांट कौन करेगा? एक्साइज कमिश्नर करेंगे, कलेक्टर करेंगे। तो इन चीजों को हमने प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए सब सेक्शन 2 नॉट अप्लाई टू फॉरेन लिकर, जो आपका सब सेक्शन 2 हमने पढ़ा है कि पोजेशन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट इन एक्सेस, ठीक है, रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, कलेक्शन, सेल, सप्लाई। सब सेक्शन 2 में कही गई कोई भी बात किस पर अप्लाई नहीं होगी? फॉरेन लिकर पर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। सब सेक्शन 4 देख लीजिए, नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग इन द अबव प्रोविजन, ऊपर के प्रावधानों में कुछ भी कहा गया हो उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रोहिबिशन ऑफ पोजीशन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय एनी पर्सन और क्लास इन स्टेट और स्पेसिफाइड एरिया एब्सोल्युटली और बाय कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप इंटॉक्सिकेंट का कब्जा रखते हो, इंटॉक्सिकेंट को अपने कब्जे में रखते हो, कौन? जैसे कि जो आपका रिटेल वेंडर है वो अपने कब्जे में रखता है स्टॉक, होलसेल है वो अपने कब्जे में रखता है, तो ऐसा होलसेल और रिटेल वेंडर नहीं रख पाएगा या कोई भी कब्जे में नहीं रख पाएगा यदि राज्य सरकार ने प्रोहिबिशन लगा रखा है कि राज्य में या राज्य के किसी भाग में एब्सोल्युटली या किसी कंडीशन के साथ या कोई व्यक्ति या क्लास ऑफ व्यक्ति पोजीशन नहीं रख पाएंगे इंटॉक्सिकेंट का, तो उस कंडीशन में आप पोजीशन बिल्कुल भी नहीं रख पाओगे। अब देखिए ऑन ओकेजन ऑफ फेस्टिवल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन शेड्यूल्ड एरिया, मतलब कोई त्योहार है कहाँ पे? शेड्यूल्ड एरिया में है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई फेस्टिवल है, तो उसमें पास रिक्वायर्ड नहीं है। नो पास रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 16(2)(b पास फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंडा और हंडिया, ये भी एक तरीके के मादक द्रव्य है, फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन विद इन शेड्यूल्ड एरिया बाई मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। आउट स्टिल लिकर, अब देखिए किन किन पर आपका पास की आवश्यकता नहीं है? लैंडा, हंडिया, आउट स्टिल लिकर जो 5 लीटर से ज्यादा की नहीं होगी, और हाउस होल्ड कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन कहाँ पे हो? हाउस होल्ड, आपके घर में आप कंज्यूम करें। जो मादक द्रव्य है वो लैंडा, हंडिया, स्टिल लिकर, मैक्सिमम क्वांटिटी 5 लीटर से ज्यादा ना हो, और ट्रांसपोर्ट में किसी प्रकार का कोई भी पास की आवश्यकता नहीं है। कब? जब कोई फेस्टिवल हो शेड्यूल्ड एरिया में शेड्यूल्ड ट्राइब से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये सेक्शन नंबर 16 आपका हो गया। तो आई थिंक आज इतना ही करते हैं, आप इसको रिवाइज करें, उसके बाद ये क्लास आपकी फिर दोबारा होगी, ठीक है। मैं और स्पीड क्लास की बढ़ाऊंगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आपके एरिया पे आपको मुझे बता अच्छा करता हूँ क्लास आपकी समझ में होगी और आपको समझ में आने वाला है। फिर मिलेंगे आपसे कल।